एहसान फरामोश किस्त नंबर 14। शुमाइरा ने घर आकर ज़ारा को सारी रुदात सुनाई और लुढ़कने वाले बंदे की बात पर दोनों ने खूब इंजॉय किया। और फिर शुमाइरा शादी दफ्तर वाली खातून के टेलीफोन का इंतजार करने लगी और इस इंतजार में कई दिन और हफ्ते गुजर गए। शादी दफ्तर से कोई टेलीफोन नहीं आया और शुमाइरा की बेचैनी हद से बढ़ गई। प्लीज ज़ारा जी, मुझे हर हाल में जाहिद के पास जाना है। इस दिन जब दोनों तन्हा बैठी थीं तो शुमाइरा ने बेचैनी से कहा, ठीक है मैं जाहिद से प्यार करती हूँ, ठीक है मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी इसके बगैर इतने अरसे से रह रही हूँ। लेकिन जाहिद मेरे बगैर नहीं रह सकता। मेरे बगैर इससे जो वक्त गुजारा है, जुदाई के इस जहर ने इसे तबाह कर दिया है। वो मजीद मेरी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगर इसका यही हाल रहा तो वो मुकम्मल तबाह हो जाएगा। जितनी ज़रूरत इसे आज मेरी है, इससे पहले कभी ना थी। वो बोलते बोलते चुप हुई तो ज़ारा ने लुकमा दिया। तो ज़ारा ने पूछा, तो क्या शादी दफ्तर वाली खामोश है? मुझे कोई रास्ता बताओ, कोई शॉर्टकट। इसने इस तरह भी कैफियत में पूछा। एक बात कहूँ? ज़ारा ने कुछ सोचते हुए कहा। बोलो। शुमाइरा सरापा गोश होकर बोली, ये जो रजब है माँ जी का बेटा। ज़ारा ने इतना ही कहा था तो शुमाइरा चौंकी। क्या मतलब? वो तो इंतहाई खबीस और कमीना आदमी है। जो कुछ भी है, लेकिन इसने खुद तुम्हें शादी का प्रपोजल दिया था। ज़ारा ठंडे दिमाग से बोली, और अगर घटिया और कमीना आदमी है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि तुमने कौन सी ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है, इससे छुटकारा ही तो लेना है। तो शुमाइला ने तजस्सुस से कहा, क्योंकि बात कुछ कुछ इसकी समझ में आ रही थी। तो क्या वो तैयारी बैठा होगा? तुम जाके मिलो इससे। ज़ारा ने राय दी, लेकिन मैं इसकी बीवी के सामने नहीं अलग मिलना चाहती हूँ। शुमाइला ने कहा, अलग मिलो, टेलीफोन कर लो इसे पहले, वो भी अलग मिलना चाहेगा। ज़ारा ने राजदारी की बात की जो शुमाइला की समझ में आ गई। और फिर काफ़ी सोच विचार के बाद इसने रात डरते डरते धड़कते दिल के साथ रजब को टेलीफोन किया। और रजब को जब शुमाइला का टेलीफोन मिला तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। फ़ोन पर शुमाइला की आवाज़ सुनकर इसने बेख्तियार मिसरा पड़ा कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। शुमाइला को इसके गालिब का मिसरा पढ़ने पर हैरत हुई, क्योंकि वो जानती थी कि रजब एक इंतहाई डफर और कोड़मगज़ आदमी है। लेकिन फिर शुमाइला ने सोचा यकीनन इसे किसी फिल्म से ये मिसरा याद आ गया होगा जो इसने अचानक और बेसाख्ता पढ़ दिया है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, शुमाइला ने बहुत एहतियात और दबदबे लहजे में कहा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? कहाँ हो? मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। रजब ने बहुत खुशदिली से कहा। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं, आप मुझे वक्त बताएं, मैं खुद आ जाऊँगी। सवारी का बंदोबस्त है, शुमाइला ने जवाब दिया। और पास बैठी ज़ारा ने शुमाइला के रिसीवर मौत पीस पर हाथ रखकर सरगोशी में टोका देते हुए कहा, तुम पागल हो, आने देती पिक करके ले जाता और भी अच्छा होता। क्या मालूम कहाँ ले जाता, शुमाइला ने बेसाख्ता कहा। और ज़ारा की हंसी रुक न सकी, वो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। कौन है पास? रजब ने कुछ महसूस करके पूछा। बातों की आवाज़ आ रही है। कोई नहीं, टीवी लगा हुआ है। शुमाइला ने फौरन बात बना ली, फिर पूछने लगी, मुझे बताइए कहाँ आऊँ? आज रात 8 बजे घर आ जाओ। रजब ने इस तरह कहा जैसे कोई बहुत ही राजदारी की बात हो। लेकिन मैं अलग मिलना चाहती हूँ, कोई और ना हो जहाँ, शुमाइला ने कहा। और शुमाइला के मुंह से ये बात रजब के लिए एक मस्त जाँ फिजा थी और वो बेसाख्ता बोला, मैं तुम्हें कौन सा मजमा मिलना चाहता हूँ, लेकिन घर में। शुमाइला ने कुछ कहना चाहा तो रजब शुमाइला क्या मतलब समझकर बात काट कर बोला, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, घर में कोई नहीं है। वो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम किसी मीटिंग वगैरह में गई हुई है, तुम बेखटके आ जाओ। कितने बजे? शुमाइला ने आहिस्ते से पूछा। और रजब शुमाइला की लहजे की राजदारी का लहजा समझते हुए इससे इसी अंदाज में धीरे से बोला, मैं 8 बजे घर पर तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा, मैं 8 बजे आ जाऊँगी, शुमाइला ने कहा। और फिर ठीक 8 बजे रजब की कोठी के अंदर ड्राइंग रूम में रजब की हमरा मौजूद थी। कोठी में आकर शुमाइला की अजीब कैफियत हो गई थी। हर चंद के माँ जी अलग थलग अपने कमरे में बेजान पड़ी रहती थी, लेकिन घर में रौनक लिखती थी। ऐसा मालूम होता था कि माँ जी के घर के कमरे हर मुकाम पर मौजूद हैं। इनके प्यार मोहब्बत और खुलूस की खुशबू सारी फजा में बिखरी रहती थी। और अब ये घर एक वीराना और एक कब्रिस्तान की तरह लगता था। माँ जी से घर के अंदर कितनी रौनक थी। जब कुछ देर कमरे में खामोशी रही तो शुमाइला ने गुफ्तगू शुरू करते हुए कहा, हाँ वो तो थी। वो यूं ही बेख्याली में माँ की बात को अहमियत न देते हुए बोला, क्योंकि इसका सारा ध्यान शुमाइला की तरफ लगा हुआ था, जो इसके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल सोफे पर अंदर से बहुत घबराई हुई लेकिन बज़ाहिर बहुत पुरएतमाद अंदाज में टांग पर टांग रखकर इस तरह बैठी थी कि इसके बैठने का स्टाइल रजब के अंदर खलबली मचा रहा था। मुझे मालूम था तुम ज़रूर आओगी। ज़रा तवक्कुफ के बाद रजब ने फिर बात का आगाज़ किया। कैसे मालूम था? शुमाइला ने पूछा। बस, वो सर हिला के हाथ मलने लगा। मैं दरअसल कुछ कहना चाहती हूँ।
बड़ी मुश्किल से धड़कते दिल को काबू करके शुमाइला बोली। वो, इसके होंठ फड़फड़ाए लेकिन कुव्वत गोयाई ने साथ नहीं दिया। अंदर ही अंदर एक खौफ ने जैसे इसे दबोच दिया। या अल्लाह, क्या वो इस हैबतनाक देव के साथ शादी करेगी? शुमाइला ने सोचा और एक मुतवक्को शोहर की हैसियत से सर से पांव तक रजब का जायजा लिया। वो एक लम्हा तस्वुर में भी इसे अपना शोहर कबूल नहीं कर सकी, लेकिन फिर इसने सोचा कि ये सब इसकी नफरत है रजब के लिए, जो इसके मन में एक कराहत और भद्दी तस्वीर पैदा करके अंदर से बोल रही है। अपना काम निकालने के लिए तो इंसान बुरे से बुरे लोगों के साथ भी समझौता कर लेता है, ये महज एक समझौता होगा। जाहिद और अपने बच्चों को पाने के लिए शुमाइला रजब का जायजा लेते हुए खुद ही सवाल जवाब किए और खुद को तसल्ली देती रही, लेकिन दिल की बात और हरफ मुद्दा जुबान पर लाने में इसे बहुत मुश्किल पेश आई। हाँ हाँ बोलो। इसकी लंबी खामोशी देखकर रजब ने बेचैन नजरों से घूरते हुए पूछा। वो बात यह है कि शुमाइला फिर अटकी। घबराओ नहीं, खुलकर बात करो। इस वक्त तुम्हारे मेरे सिवा और कोई मौजूद नहीं, जो कुछ कहना है वो खुले दिल से कहो, इसने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। दरअसल उस दिन आपने कुछ कहा था मुझसे और मैंने आपसे बदतमीजी की थी, नहीं करनी चाहिए थी। शुमाइला का इशारा शादी के उस प्रपोजल की तरफ था जो रजब ने दिया था। मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी फॉर दैट। नो रेगुलर माय डियर स्वीट हार्ट। रजब अपनी सीट से उठकर शुमाइला के करीब आ बैठा और इसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कोई काम एक ही वक्त में पूरा नहीं होता। काम अधूरे रह जाते हैं जो कभी न कभी पूरे हो जाते हैं। मैं कोई अधूरा छोड़ा हुआ काम पूरा करने नहीं आई हूँ। मैं कुछ कहना चाहती थी आपसे। वो संजीदगी से बोली। क्या? रजब अली ने बेचैनी और तजस्सुस से पूछा और फिर करीब आने की कोशिश की। अब नहीं कहूँगी। शुमाइला इसके वहशाना तर्ज अमल से खौफजदा होकर जल्दी से उठी और तेजी के साथ दरवाजे से बाहर निकल गई। अरे सुनो 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 तो। रजब गेट तक इसके ताक़ुब में आया, लेकिन शुमाइला इस तरह चौकड़े भरते हुए गायब हुई जैसे कोई हिरनी भेड़िए के पंजों से बच निकलती है। ला हौला वला कुव्वा। ये भी कोई बात थी, मुझे क्यों नहीं बताया? जब फरीद भाई को शुमाइला की प्रॉब्लम का पता चला तो उन्होंने शुमाइला को प्यार से चपत लगाकर कहा और भी बीवी को सख्त सुस्त कहते हुए बोले, ज़ारा जी, मुझे आप पर भी गुस्सा आ रहा है। आपने सब कुछ जानते हुए मुझे छुपाया। शुमाइला ने कहा था भाईजान से जिक्र न करना। ज़ारा ने बड़ी जिम्मा होते हुए कहा, ये तुम्हारे सामने शादी का जिक्र करते हुए शर्मा रही थी। नॉनसेंस। फरीद बोला, भला शर्म है क्या शर्म? और फिर वो संजीदगी से गोया हुआ, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। और फिर मेरी बहन को शादी का शौक तो नहीं। इसे अपने शोहर के पास वापस जाने के लिए बाइज्जत रास्ता चाहिए, और इसके लिए रास्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं फर्ज भी है। मैं खुद भी इन्हीं खतूत पर सोच रहा था। अब जबकि तुम्हारी ख्वाहिश का इल्म हो गया है तो फिर अब मुझ पर छोड़ दो। बस मुझे 3 दिन चाहिए। फरीद ने बड़े तयक्कुन के साथ 3 उंगलियां खड़ी करके कहा जैसे मोहलत मांग रहा हो। और फिर वाकई 3 दिन गुजरने के बाद फरीद एक दिन मस्बत नतीजे के साथ शाम को घर लौटा और शुमाइला से कहने लगा, सुबह तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा, तैयार रहना। शुमाइला बहुत सोच विचार में पड़ गई। फिर तजस्सुस से पूछा, कहाँ चलना है भाईजान? सुबह मालूम हो जाएगा। फरीद ने तजस्सुस बरकरार रखते हुए कहा, ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ शादी करके पछताओगी नहीं। शादी तुम्हारी मर्जी से होगी और तलाक भी तुम्हारी मर्जी से। तुम इंशाअल्लाह दोबारा जाकर अपना घर आबाद करोगी। जाहिद तुम्हें मिलेगा, बच्चे तुम्हारे होंगे और तुम जिंदगी का सफ़र असर नो वहाँ से शुरू करोगी जहाँ से इस सफ़र की तार टूटी थी। तुम्हें अल्लाह खुशियाँ दे, आमीन। ज़ारा जो चुपचाप पास खड़ी थी बेसाख्ता आमीन कह उठी और फिर फरीद के हदायत के मुताबिक शुमाइला ने एक बार फिर धड़कते दिल के साथ अपना मुख्तसर सा सामान बांधा, कपड़े लत्ते समेटे और सुबह सवेरे नाश्ता करके बजरिया कार लाहौर से किसी कस्बे की तरफ रवाना हो गई। ज़ारा को फरीदुद्दीन ने साथ ले लिया था। तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव के बाद 3 अफराद का एक काफिला एक कस्बे में पहुंचा, जहां खेतों और दरख्तों के बीचों बीच एक कच्चे लेकिन अच्छे और बड़े मकान के बाहर सेन में चारपाई पर एक दुर उम्र का आदमी कुर्ता और लाचा पहने इंतजार कर रहा था। मौसूफ के हाथ में 4 अंगूठियां कीमती पत्थरों वाली थीं और लाठी इसने चारपाई के साथ ही रखी हुई थी। बरामदे के पास ही सेन में दरख्तों के बीचों बीच फरीदुद्दीन की गाड़ी रुकी और तीनों गाड़ी से बाहर निकले। चारपाई पर बैठा हुआ आदमी गाड़ी रुकने पर लाठी के सहारे चारपाई से उठा। लाठी का सहारा महज इसने आदतन लिया, वरना इसे सहारे की जरूरत नहीं थी। जब वो उठा तो शुमाइला ने इसका जायजा लिया। तकरीबन 60 बरस की उम्र होगी, लेकिन अच्छी कदोकामत थी। चौड़ा चकला सीना, साफ रंगत, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां थी जो बुढ़ापे की आमद की खबर दे रही थी। चेहरे पर हल्के हल्के धब्बे और मुहासे जो बढ़ती उम्र में आमतौर से नुमायां होते हैं। खशखशी दाढ़ी और दाढ़ी के मुकाबले में सर के छोटे छोटे बाल सफेद और घने। 93 साल के बावजूद वो मजबूत और तवाना जिस्म का मालिक था और चेहरे पर ताजगी थी। बिस्मिल्लाह,
اس نے اٹھ کر تینوں کا استقبال کیا۔ السلام علیکم شاہ جی۔ فرید نے پاس آ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب نے بہت خلوص سے سلام کا جواب دیا۔ پھر شمالہ اور زارا نے ہاتھ کے اشارے اور سر کے جنبش سے سلام کیا، جس کا جواب شاہ صاحب نے بھی سر کے جنبش سے دیا، اور پھر انہوں دونوں خواتین کو بنظر غائب دیکھا، جیسے پہچان رہے ہوں یا اندازہ لگا رہے ہوں کہ دونوں میں سے کون سی امیدوار ہے، تاہم ان کے دیکھنے کے انداز میں شرافت جھلکتی تھی۔ شاہ صاحب یہ میری بیگم ہیں، زارا بیگم۔ فرید نے زارا کا تعارف کرایا اور زارا نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کے آداب کہا۔ جیتی رہو۔ شاہ صاحب کا ابہام دور ہوا اور انہیں زارا کو دعا دی، اور فرید نے شمائلہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور یہ ہے جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا، شمائلہ بیگم، جو آپ کی زوجہ بننے کی آرزومند ہے۔ اتنے ہی تعارف سے شمائلہ شرما گئی۔ شرم سے اس کے ماتھے پر پسینے کی لکیریں نمودار ہو گئی اور اس کا جی چاہا کہ وہ زمین میں گڑ جائے، تاہم اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور نظروں کے ساتھ سر بھی اٹھا دیا۔ ماشاء اللہ، شاہ صاحب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سرسری تعارف میں ہی شاہ جی نے ایک ناقدانہ نظر سے شمائلہ کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس کے بعد انہیں دوسری نگاہ شمائلہ پر نہیں ڈالی اور زارا سے مختصر بات کر کے فرید الدین سے مخاطب ہو گئے۔ آپ لوگ بیٹھے نا؟ انہوں نے سامنے پڑی چارپائی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آمنے سامنے دو چارپائیاں پڑی تھی، دونوں پر نئی دریاں بچھی تھی اور صاف گاؤ تکے رکھے ہوئے تھے۔ آپ ادھر آ جائیں میرے پاس، شاہ جی نے کہا۔ شمائلہ اور زارا سامنے والی چارپائی پر اور فرید بھائی شاہ جی کے برابر بیٹھ گئے۔ سفر کیسا رہا؟ شاہ جی نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، فرید نے مختصر جواب دیا۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا راستے میں؟ شاہ جی نے مزید پوچھا۔ نہیں شاہ جی، تقریباً 3 گھنٹے کا سفر تھا سارا، کیا تکلیف ہونا تھی؟ فرید نے راستے کی تکلیف کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا۔ 3 گھنٹے؟ شاہ جی بولے۔ 3 گھنٹے دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں، اور دیکھا جائے تو بہت کچھ ہے۔ شاہ جی نے فلسفیانہ انداز میں بولنا شروع کیا۔ اب یوں لے کے راکٹ 3 گھنٹے میں خلا کو چھونے لگتا ہے، ہوائی جہاز 3 گھنٹے میں پاکستان کے ایک سرے سے اڑ کر دوسرے سرے سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن ریل گاڑی اتنے وقت میں جہلم بھی نہیں پہنچتی۔ اگر آپ تانگے کا سفر کریں تو تانگا بھی شاہدرہ کے پاس ہوتا ہے، اور اگر آپ نے پیدل سفر کیا ہوتا تو شاہ جی یہاں پہنچ کر رکے اور خود ہنس دیے، اور پھر سب لوگ شاہ جی کی تقلید میں ہنس پڑے۔ میں بھی کس فضول بحث میں پڑ گیا ہوں۔ انہوں خود اپنی بیتوں کی گفتگو کو مسرد کیا اور پھر گھر کے سامنے ایک جھگی کی طرف زور سے پکارا۔ اوے پنو آنا، کتنی دیر لگاؤ گے؟ اور یہ حکم ایک ملازم پنو کے لیے تھا جو سامنے والی کٹیا سے آ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے دسترخوان سے ڈھکی ہوئی تھی۔ آیا سرکار، ملازم نے دوری سے جواب دیا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا شاہ جی کی حویلی نما کوٹھے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ تپائی بیچ میں رکھ دے۔ جب پنو ٹرے لے آیا تو شاہ جی نے اسے حکم دیا۔ ملازم نے بیچ میں تپائی رکھی اور پھر ٹرے سے کھانا نکال کر میز پر سجا دیا۔ سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹیاں جو خوب مکھن میں ڈوبی ہوئی تھیں، لسی اور اچار الگ سے ایک پلیٹ میں بھنے ہوئے بٹیر رکھے تھے۔ تم چائے کا بندوبست کرو، شہر کے لوگ کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں، دوڑ جاؤ، شاہ جی نے ملازم سے کہا۔ ملازم نے پھر سامنے کٹیا کی طرف دوڑ لگا دی۔ شاہ جی نے پانی کے جگ سے اپنی انگلیوں کی پورے گیلی کی اور پھر تینوں کو مشترکہ طور پر دعوت تام دیتے ہوئے کہا، بسم اللہ کیجئے۔ شاہ جی، یہ تکلف کیوں کیا آپ نے؟ ہم نے تو کھانا کھا لیا ہے، فرید بھائی نے ازراہ تکلف تعامل کرتے ہوئے کہا۔ فرید میں جو سوال پوچھا نہ جائے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا یا نہیں، میں نے کھانا کھانے کے لیے کہا ہے آپ سے۔ نمبر 1 وہ یہ کہہ کر رکے، پھر کہنے لگے، نمبر 2 یہ کہ صبح جب آپ گھر سے نکلے ہوں گے وہ کھانا کھانے کا وقت نہیں تھا، میں سمجھتا تھا کہ راستے میں گاڑی روک کر آپ نے کھانا کھایا ہوگا، لہٰذا آپ کی بات بھی لاجواز ہے، تناول فرمائیے، انہوں نے دوبارہ کہا، اور اب فرید بھائی کو شاہ جی کے لہجے میں تحکمانہ انداز زیادہ لگا۔ اب تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی آپ نے، فرید نے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر شمائلہ اور زارا سے بولا، بسم اللہ کیجیے۔ لہٰذا زارا اور شمائلہ نے جب ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا تو شاہ جی کا ہاتھ بھی آگے بڑھا، لیکن نوالا توڑنے سے پہلے ان کی نگاہ شمائلہ کی سڈول خوبصورت ہاتھ اور مخروطی انگلیوں پر مرکوز ہو گئی۔ درمیانی انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کا نگینہ بہت پرکشش انداز میں چمک رہا تھا۔ یہ بلا وجہ کی بات ہے کہ انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں نہیں پہننی چاہیے، شرع کے اندر ایسی کوئی ممانعت نہیں۔ تاہم شاہ جی نے اپنی نگاہیں شمائلہ کے ہاتھ پر دوبارہ مرکوز کرتے ہوئے کہا، تاہم اگر کھانا کھاتے وقت انگوٹھی سیدھے ہاتھ سے نکال کر بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں ڈال دی جائے تو یہ مستحسن ہے، اس کا سبب خارجی محرکات ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے خود اپنے سیدھے ہاتھ کی چاروں انگوٹھیاں نکال لیں، اور چونکہ الٹا ہاتھ پہلے ہی انگوٹھی سے مزین تھا اس لیے انہوں نے انگوٹھیاں میز پر رکھ دیں۔ شمائلہ نے بھی آہستہ سے انگوٹھی نکالی اور الٹے ہاتھ کی درمیان والی انگلی میں ڈال لی۔ اس عمل کے دوران شمائلہ کے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے ملے۔ انگوٹھی نکالنے اور ڈالنے کے عمل میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جڑیں، جو بہت خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی۔ شاہ جی کی نظریں ابھی تک شمائلہ کے ہاتھ اور انگوٹھی پر مرکوز تھی۔
ماشاء اللہ، انہوں نے ایک بار پھر داد دیتے ہوئے زیر لب کہا، اور ان کے بولنے سے صاف طور پر معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے کس کو سراہا ہے، آیا شمائلہ کے ہاتھوں کو، انگوٹھی کو، یا پوری شمائلہ کو؟